नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ विविध खबरों को देख लेते हैं। हालांकि इसमें सेवाओं से संबंधित, उद्योग से संबंधित, खनन से संबंधित भी हैं और कुछ अन्य मिसलेनियस भी जो खबरें रही हैं वो भी शामिल हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सभी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अब ई कॉमर्स को लेकर के क्या न्यूज़ प्रकाशित की गई है, तो एक इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट ये कहती है कि वर्ष 2030 तक भारत में जो ई कॉमर्स हैं उनका बाज़ार बढ़ करके 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान परिदृश्य की बात कर लें या 2022 के आंकड़े हैं। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो ई कॉमर्स है, रिटेल मार्केट में इनकी जो दावेदारी, इनकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, तो 70 बिलियन डॉलर का 2022 के आधार पर, और हिस्सेदारी कितनी है 7%। तो यहाँ पर वर्ष 2022 में इनके आकार की बात की जा रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी कितनी है। अब इसी से जुड़ी कुछ अन्य बातें ध्यान रखेंगे, जैसे इनके मॉडल कौन कौन से हैं। तो एक है इन्वेंट्री मॉडल और एक है बाजार आधारित मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल जब आप लोग निवेश पढ़ रहे थे तो उसी समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि निवेश दो तरह के होते हैं और हम लोगों ने इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, जैसे मान लीजिए अर्ध तैयार माल, कंपनी के पास आधा तैयार माल है या फिर पूरी तरह से तैयार माल है या फिर कच्चे माल के रूप में जो रखा गया है सामग्री, उसको कह रहे हैं कि ये इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री इसका मतलब ये हुआ कि फ्लिपकार्ट अपनी कंपनी खोल करके खुद ही सामान बना रहा है और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ता को बेच रहा है। तो जो खरीदार हैं उनको बेच रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में जो फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, कोई भी कंपनी हो, उसकी उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादन लागत कम होने के साथ साथ वह कम मूल्य पर बाजार में बेचेगा। यहाँ पर क्या है कि उत्पादन के साथ साथ देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री एक ई कॉमर्स संस्था के स्वामित्व में होती है। वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री एक, ठीक है, अच्छा, एक ई कॉमर्स के स्वामित्व में होता है, उपभोक्ताओं को सीधे बेचा जाता है। यहाँ पर कहीं और किसी व्यक्ति से लेने की बात नहीं होती है और इसलिए यहाँ पर एफडीआई की अनुमति भी नहीं होती है। जब बाजार की बात हो रही है तो बाजार का मतलब ये है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये ई कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर उत्पादक है, इस उत्पादक से इसने सामान लिया और फिर उपभोक्ता को, ये उपभोक्ता है, उपभोक्ता को बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या है? बाजार आधारित मॉडल है। ये कहा गया है कि इसमें ई कॉमर्स संस्था खरीदारों और विक्रेताओं को, ठीक है, जो खरीदार हैं और विक्रेता दोनों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेजन को आप शामिल कर सकते हैं। इसमें एफडीआई की 100% यानी कि स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई आ सकता है। ई कॉमर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान रखेंगे, जैसे ड्रॉप्ड ई कॉमर्स नीति जारी की गई है और ये किस लिए जारी किया गया है, तो ई कॉमर्स के विकास के लिए एक सुविधाजनक विनियामक परिवेश बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यह ओपन सोर्स ई कॉमर्स नेटवर्क है। कार्य क्या करेगा? जो दुकानदार हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और खुदरा विक्रेता, उन सभी को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। अन्य पहल, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020, इसके साथ साथ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 और इंडिया स्टैक जैसे ऑनलाइन केवाईसी। आप ऐसे कह सकते हैं कि डिजिटल सेवाओं का एक समूह है। ऑनलाइन केवाईसी, भुगतान इत्यादि इत्यादि चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो हम लोगों ने पहले देख लिया है। आगे बढ़ें, खनन, ऊर्जा और उद्योगों से संबंधित कौन कौन सी बातें प्रकाशित हुई हैं। तो भारत में कोयला क्षेत्र से संबंधित कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी और वो खबर यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन में क्रांति लाने के लिए कुछ कदम उठाया है और कोयला खादान परियोजनाओं के लिए एक ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स को शामिल किया है। अब सवाल ये है कि ये जो माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स को शामिल किया गया है, इसका लाभ क्या होगा और ये क्या क्या कार्य करेगा। तो इससे संबंधित जितनी बातें हैं उसको देखेंगे। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोयले के खनन में देश में क्रांति लाया जा सके और परिवर्तनकारी इसके माध्यम से पहल भी किया जा सके। भारत में कोयला क्षेत्र की बात करें तो भारत में
सबसे बड़ा जो भंडार है विश्व में, कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, वो 5वां सबसे बड़ा भंडार है। भारत कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा यानी कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। देखिए, दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी है और आयातक होने के साथ साथ उपभोग भी कर रहा है। ठीक है, उत्पादक नहीं, उपभोक्ता है। आगे बढ़ें उत्पादन में, तो वर्ष 2023 में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन किया गया। विद्युत उत्पादन में बात करें तो विद्युत उत्पादन में 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि 50.7% कोयले और लिग्नाइट पर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है जिनके माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो ये किससे चलेंगे? थर्मल पावर किससे चलेंगे? स्वाभाविक सी बात है, कोयले से चलेंगे, लिग्नाइट से चलेंगे। ठीक है, तो इनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, यानी कि अकेले 50% है। और इसीलिए पर्यावरणीय समस्याएं या प्रदूषण की समस्याएं भी भारत में, ठीक है, बनी रहती हैं। कोयला क्षेत्र में स्थायी चुनौतियां कौन सी हैं? तो पहली बात यह है कि हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गए हैं। हमारे देश में ऊर्जा की आवश्यकताएं भी हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी पर लोगों की निर्भरता भी बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, विकास के लिए भी और अन्य ज़रूरतों के लिए भी। युवा आबादी है, स्वाभाविक सी बात है ये ऐसा होगा। इस वजह से हमारे देश में ऊर्जा की मांग अधिक है और चूंकि मांग अधिक है तो हम आयात भी अधिक करते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 50.7% का योगदान अकेले इस क्षेत्र का है। आगे बढ़ें, ये कहा जा रहा है कि उच्च ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छा ये क्या है इसको समझ लीजिए। ये बताता है कि मान लीजिए जो आप ईंधन दहन कर रहे हैं, तो ईंधन दहन करने से आपको ऊष्मा की कितनी प्राप्ति हो रही है। तो ये बताता है कि उच्च ग्रास कैलोरीफिक जो वैल्यू है, ये बताता है कि जब आप ऊष्मा किसी ईंधन का दहन कर रहे हैं तो उसमें ऊष्मा की वैल्यू या ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जो उच्च ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू है, इससे ये भी पता चलता है कि उसमें राख की मात्रा कितनी है और सल्फर की मात्रा कितनी है। तो हमारे देश में जो कोयले का उत्पादन होता है, कोयले का खनन होता है एग्जैक्टली, तो कोयले की जो प्राप्ति होती है उसमें राख की मात्रा और सल्फर की मात्रा दोनों ही अधिक होती है। लगभग 40% के करीब उसमें राख की मात्रा होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी कम है, ऊष्मा उससे कम मिल रहा है। इसकी अपेक्षा जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं तो उसमें राख की मात्रा महज 10% के आसपास होती है। यहाँ पर देखें, देश में उत्पादित जो कोकिंग कोयला है 42% तक उसमें राख होता है। आयातित जो कोकीन है उसमें राख की मात्रा महज 10% होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, और आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा भी होगा कि कौन सा कोयला बिटुमिनस या अन्य जो कोयले का प्रकार है कौन सबसे अधिक अच्छा कोयला माना जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड का कोई क्या योगदान है? तो देश में जो कोयला उत्पादन है उसके उत्पादन और आपूर्ति में 80% का योगदान करता है। ठीक है, कोयला क्षेत्र में आयात को कम करने के लिए कौन कौन सी पहलें की गई हैं? तो कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम ये 2015 में आया था। ये कहा गया था कि जो निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाओं को कोयला खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी की अनुमति होगी। नीलामी करके ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयले का खनन किया जा सके। साथ ही साथ खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 भी आया था। ये कार्य क्या करता है? तो खनन लाइसेंस के आवंटन में पारदर्शिता को भी बढ़ाता है और दक्षता को भी बढ़ाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले यानी कि 2015 में जो आया था, इससे पहले तमाम इससे संबंधित भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। इसी बात को ध्यान में रख करके ये पहल की गई है। फिलहाल कोयला खनन में अगर एफडीआई की बात करें तो स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो स्वचालित मार्ग से आ सकता है या फिर एक सरकारी मार्ग से। स्वचालित मार्ग से केवल आपको जानकारी देनी होती है, और जब आप कहेंगे कि सरकारी रूट या सरकारी मार्ग से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार से आपको एफडीआई लाने के लिए अनुमति लेनी होगी। जब अनुमति मिलेगी तभी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें, कुछ और बातें।
भारत में जो ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स हैं, इनका उपयोग क्या किया जाएगा? तो कोयले के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उत्पादन है, आयात, अब चूंकि उत्पादन बढ़ेगा तो आयात हमें कम करना पड़ेगा। परिचालन दक्षता में भी सुधार होगा और स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पर होगा? तो खनन के क्षेत्र में होगा। खुदाई से लेकर के वितरण तक संपूर्ण जो खनन प्रक्रिया है इसकी देखरेख होगा। तकनीकी सहायता भी मिलेगी, यानी कि खनन प्रक्रिया में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। एक और समस्या होती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से पर्यावरणीय समस्याएं वहां पर बनी रहती हैं। तो ये पर्यावरणीय अनुपालन भी करेगा और पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ ये काम क्या करेगा? तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ये समन्वय स्थापित करेगा जिससे ये समस्याएं कम हो जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के, पुनर्वास को लेकर के समस्याएं होती हैं। किसी ऐसे आबादी वाले क्षेत्र में कोयले का भंडार मिला है, ऑब्वियस सी बात है कि वो संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि उस आबादी को हम दूसरे स्थान पर उनका पुनर्वास करें। पुनर्वास के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पुनर्स्थापना कैसे किया जाए, उनकी ज़रूरतें, उनके प्रभावों को भी देखना होगा कि उनके रोज़गार पर, शिक्षा पर, अन्य चीज़ों पर क्या प्रभाव हो रहा है। तो भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या होती है। तो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का भी ये प्रबंध करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। खादान परियोजनाओं में जो बुनियादी ढांचा है उन बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा जिससे कोयले के खनन में तेजी आएगी। इसका लाभ क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी, आयात में कमी, परिचालन दक्षता में हमारा सुधार होगा, दीर्घकालिक स्थिरता भी प्रदान करने का कार्य करेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। और कौन सी खबर है? तो भारत में अपतटीय खनिज की बात करें। अपतटीय खनिज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, अपतटीय का मतलब ये है कि तट के बाहर, तट से दूर। अब तट से दूर आप लोगों ने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा और ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल मील तक होता है। कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक ये होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं समुद्र की गहराई में, जिसका उत्खनन करके, खनन करके और अर्थव्यवस्था में उसका प्रयोग किया जा सकता है या अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, सरकार ने अपतटीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की विद्यमानता नियम 2024 तैयार किया है। सवाल यह भी है कि ये नियम कहाँ से और कैसे, किस शक्ति का, किस अधिनियम का प्रयोग करके किया गया है। तो ये जो नियम तैयार किया गया है, अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 के तहत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, नियम जारी किया गया है। आगे बढ़ें। भारत में अपतटीय जो खनिज हैं, अपतटीय खनन कैसे? तो अपतटीय खनन का मतलब ये है समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसके साथ साथ विस्तार कहाँ पर है? तो विस्तार, जैसा कि मैंने बताया कि 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है, जिसे EEZ भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा भंडारण की बात करें कि भंडार कौन कौन से हैं, तो सोना, हीरा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, उनका खनन करना है। अब ये देखना है कि भंडार ये कहाँ कहाँ पर हैं, किन राज्यों की सीमाओं तक। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो तटीय राज्य हैं वहीं पर होंगे, और तटीय राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, तो इधर देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, गुजरात के बाद महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, EEZ यहाँ पर लाइम मड है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये सभी राज्य हैं। अन्य राज्य भी इसमें शामिल कर लीजिए, तो वहाँ पर इसके भंडार, प्राकृतिक संसाधनों के भंडार मौजूद हैं। आगे बात कर लें अपतटीय क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र खनिज संसाधनों की विद्यमानता नियम 2024 क्या कहता है? तो ये लागू किस पर होगा? सभी खनिजों पर लागू होगा। लागू किस पर नहीं होगा? तो खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन तथा खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी में जितने भी सूचीबद्ध खनिज हैं, उन सूचीबद्ध खनिजों पर लागू नहीं होगा। खनिज अन्वेषण के 4 चरण हैं, कौन कौन से? टोही सर्वेक्षण, प्रारंभिक अवलोकन, सामान्य अवलोकन, विस्तृत अवलोकन। तो ये इसके 4 चरण हैं। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया।
आगे बढ़ते हैं, बायो इकॉनमी की बात करते हैं। तो बायो इकॉनमी केंद्रीय मंत्री के अनुसार ये कहा गया है, या केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगली जो औद्योगिक क्रांति होगी वह जैव अर्थव्यवस्था से प्रेरित होगी। अब सवाल ये है कि जैव अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जैव अर्थव्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, जिसे आप संक्षेप में FAO कहते हैं, वो ये कहता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण से संबंधित है उसे बायो अर्थव्यवस्था या जैव अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका प्रयोग करके, जो जैविक पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप बायोडिग्रेडेबल कपड़े बना सकते हैं, या बायो पॉलीथीन आप बना सकते हैं, ठीक है, बायो प्लास्टिक आप बना सकते हैं। तो ये इसके उत्पाद हैं। अब यहीं से एक और चीज़ निकल करके आती है जिसे कहते हैं सर्कुलर इकॉनमी। सर्कुलर इकॉनमी, और सर्कुलर इकॉनमी किससे संबंधित है, तो 3R से संबंधित है। 3R का मतलब है कि आप रिसाइकल कर रहे हैं, फिर रीयूज कर रहे हैं और फिर उसे रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सर्कुलर इकॉनमी, जिसे चक्रीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो हम क्रमशः ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक क्रांति होगी, अभी कौन सी, चौथी औद्योगिक क्रांति, फोर्थ औद्योगिक क्रांति के तरफ हम अग्रसर हैं, उसी वही चल रही है और इसका लाभ भारत भी ले रहा है। तो ये अगली औद्योगिक क्रांति यानी कि 5वीं औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है। 19वीं शताब्दी में पहली औद्योगिक क्रांति। इसमें संदेश क्या है, तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के चौथे संस्करण के दौरान उन्होंने ये संदेश दिया। ये कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा ग्लोबल बायो इंडिया पहल क्या है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और मतलब किसकी पहल है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद की ये पहल है। बायो इकॉनमी ये क्या है, अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप है, जो मैंने आपसे कहा। किस पर आधारित है, तो जैविक संसाधनों पर, जैसे पौधे, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। जैविक प्रक्रियाओं की बात करें तो किण्वन होगा और जैव संश्लेषण के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। आगे बढ़ें। उद्देश्य क्या है, आर्थिक क्षेत्रों में जो सतत या संधारणीय वस्तु हैं, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। संधारणीय यानी कि हमेशा आपूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं की बनी रहे। तो चूंकि आप लोगों को ये भी पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, समय गुजर रहा है, आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे संसाधनों की कमी हो रही है और संसाधनों की आवश्यकता है। आबादी बढ़ेगी तो हमारी डिमांड उतनी है ही, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी। तो इसीलिए आर्थिक क्षेत्रों में जो सतत या संधारणीय वस्तु और सेवा हैं उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बायो इंडस्ट्रियल है, बायो फार्मा है और बायो एग्रीकल्चर। बायो इकॉनमी की स्थिति क्या है, आकार की बात कर लें, 2024 में $130 बिलियन, 2014 में यह कितना था, तो केवल $10 बिलियन के आसपास था। बायो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत का जो स्थान है, विश्व में भारत का 12वां स्थान है। महत्व क्या है, जैसे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। और चूंकि ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी, इसका मतलब ये है कि स्थिरता को हम बढ़ावा देंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जो मैंने आपसे कहा कि 3R पर कार्य करता है, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। बायो इकॉनमी की दिशा में कौन कौन सी पहल की गई हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ये क्या करेगा, कैसे कार्य करेगा और कौन इससे संबंधित है, तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद। नीतिगत कौन कौन से उपाय किए गए हैं, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन और जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन, यह नीतिगत उपाय हैं। इसके साथ साथ जैव अनुसंधान विनियमन अनुमोदन पोर्टल भी इससे संबंधित है। आगे बढ़ें, और कौन सी खबरें हैं। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करें तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अब आप लोगों को ये भी समझना है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए अन्वेषण, शोध और प्रबंधन का उपयोग करने वाली गतिविधियाँ, ठीक है। अब देश में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कहा गया है कि 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल का मतलब ये है कि वो व्यक्ति रिस्क ले रहा है, जो कैपिटल मतलब उस कार्य को करने के लिए पूंजी उपलब्ध करा रहा है।
तो वेंचर कैपिटल को माना जाता है कि यह रिस्क कैपिटल है, इसमें रिस्क छुपा हुआ है क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। तो वेंचर कैपिटल स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष खोज में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने वाले संगठन कौन कौन से हैं? और चूंकि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना चाहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के तौर पर यह कार्य करता है। कार्य क्या करता है? तो देश में जो गैर सरकारी निजी संस्थान हैं उनकी अंतरिक्ष गतिविधियों का विनियमन करता है, उनको विनियमित करने का कार्य करता है, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना और पर्यवेक्षण करने का भी कार्य ये करता है। और कौन कौन से इस दिशा में प्रयास किए गए हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ की बात कर लें, स्थापना वर्ष 2020 में किया गया था। स्वरूप क्या है? एक शीर्ष और गैर लाभकारी उद्योग संगठन है। ठीक है, कार्य क्या है? तो निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के विकास की दिशा में ये कार्य करता है। एक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत अनुसूची ए की श्रेणी में एक कंपनी है। स्थापना वर्ष 2019 में किया गया था। कार्य क्या है? इसरो की वाणिज्यिक गतिविधियों को संभालने के लिए इसे स्थापित किया गया है। इंट्रेक्स का भी नाम आप ले सकते हैं। चलिए, स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कुल मिलाकर के स्क्रैप पॉलिसी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्क्रैप पॉलिसी, भारत में जो पहली स्क्रैप पॉलिसी आई थी वो वर्ष 2021 में आई थी। तो उस स्क्रैप पॉलिसी में क्या कहा गया था, पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखा होगा तो ये कहा गया है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से हम जितने भी 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को पेट्रोल देने से ही हम रोक देंगे। यानी कि पेट्रोल पंपों पर ऐसे डिवाइस लगाए जाएंगे जो 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को, ठीक है, फ्यूल नहीं देंगे। उनकी पहचान कर लेंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा और फिर फ्यूल नहीं मिलेगा। फ्यूल नहीं मिलेगा तो अब चलाएंगे कैसे? महत्वपूर्ण बात यह है कि नेताओं की कोई एज नहीं होती, नेताओं की कोई एज नहीं होती, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सुविधाओं के विकास पर जोर नहीं देंगे और जो होना चाहिए फिटनेस के आधार पर होना चाहिए। और तमाम मामले इसको लेकर के कोर्ट में पेंडिंग हैं। ये कहा गया है कि भैया मान लीजिए मैंने गाड़ी आज खरीदी, ठीक है, मुझसे लिया गया 15 वर्ष का टैक्स और फिर मेरी गाड़ी बिल्कुल उसकी फिटनेस सही है, मैंने उसको बहुत अच्छे से धो पोंछ करके रखा है, लेकिन आपकी नीति ऐसी है, ये कोई कानून नहीं है, ये नियम है। नियम और कानून में अंतर होता है। तो आप ये नियम लेकर के आए कि 15 वर्ष के बाद आपकी गाड़ी कचरा हो जाएगी, आप उसे स्क्रैप करवाइए, स्क्रैप लेटर लीजिए और उस स्क्रैप लेटर को दिखा करके नई गाड़ी लीजिए और नई गाड़ी जब लेंगे तो आपको उस पर कुछ छूट मिल जाएगा। अगर कॉमर्शियल वाहन है तो कॉमर्शियल वाहन पर 3% जो रोड टैक्स है उस पर छूट मिल जाएगा। अगर आपका निजी वाहन है तो 1.5% उस पर छूट मिल जाएगी। ये भी कहा गया है कि भैया 1 जून जो स्वचालित परीक्षण स्टेशन, उन परीक्षण स्टेशनों को 1 जून 2024 से लागू कर दिया जाएगा और ये वाहनों की जो व्यावसायिक हैं या फिर निजी वाहन हैं उन वाहनों का परीक्षण करेंगे। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब 2021 में ये नीति आई थी तो ये कहा गया था 15 से लेकर के 20 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें दोनों गाड़ियों की बात कही गई थी जो व्यावसायिक इस्तेमाल हो, जिन गाड़ियों का व्यावसायिक इस्तेमाल होता है, आप ऐसे कह सकते हैं कॉमर्शियल वाहन और निजी वाहन, उनको धीरे धीरे करके सड़कों से हटाना है। और न केवल सड़कों से हटाना बल्कि जो प्रदूषण की समस्याएँ हो रही हैं उन प्रदूषण की समस्याओं का निजात करना या समाधान करना। अब ये कहा गया कि स्वैच्छिक तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को स्क्रैप करवाता है तो उसे एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट लेकर के वो जाएगा और उसे जो लाभ मैंने बताया वो लाभ दे दिया जाएगा। एक ये भी कहा गया था कि पहली बार जो आपकी गाड़ी का पंजीकरण होगा वो 15 सालों के लिए होगा तो ज़रूर, लेकिन 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष में यानी कि शुरुआती के जो 8 वर्ष होंगे उन 8 वर्षों में प्रत्येक 2 वर्ष में आपकी गाड़ी का फिटनेस चेक किया जाएगा और फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। 8 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट होगा और फिटनेस टेस्ट में यदि आपकी गाड़ी पास हो गई तो इसका मतलब समझिए कि आप रोड पर चला सकते हैं, अगर पास नहीं हुई तो आप नहीं चला सकते। दुर्घटना की घटनाएं भी हो रही थी, दुर्घटना भी हो रहा था, सड़क सुरक्षा को भी ध्यान में रखना था, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया था। बात ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो
व्यक्ति अपनी गाड़ी से लगाव रखता है, ठीक है, जैसे कि मुझे, है ना, जिस व्यक्ति को अपने वाहन से लगाव है, पंजाब में देख लीजिए लोग अपनी गाड़ियों से इतना प्रेम करते हैं, उसे इतना अच्छे से धो पोंछ करके रखते हैं। जॉन अब्राहम की बात कर लीजिए, वो अपने जो व्हीकल हैं उनके जो बाइक हैं, ले जाते समय और लेकर के आने के बाद सफाई करके रखना। तो क्या यानी कि अब वो 15 साल बाद ख़राब हो गए, उनको कचरे में फेंक देना चाहिए? सरकार की ये भी नीति है कि आप जा कर के अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर के जो आपत्तियां आ रही हैं, उनका कहना ये है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, और ठीक बात भी है। हर व्यक्ति गाड़ी नहीं बदल सकता, ठीक, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर खबरें प्रकाशित हुई हैं। देखिए, MORTH, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी की बात हो रही है। ये हाईवे, ये क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की है। क्या कहा गया है? स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से इसका उद्देश्य क्या है? पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग, जो व्यक्ति पंजीकृत है और वो आपकी गाड़ी, ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी लेकर के कोई गया कि हम इसको स्क्रैप कर देंगे और किसी की हत्या में या किसी आप ऐसे कह सकते हैं गैर कानूनी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल कर लिया गया। आपका इंजन नंबर प्लेट किसी ने इस्तेमाल कर लिया, अब समस्या तो बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से जो प्रदूषणकारी वाहन हैं उनको चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना है, और हटाने के लिए हमें एक इकोसिस्टम का विकास करना है जिसके माध्यम से लोग आसानी से इस कार्य को कर सकें, यानी कि स्क्रैप करा सकें। लाभ क्या होगा? स्क्रैप सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा और वाणिज्यिक और जो यात्री वाहन हैं उन विनिर्माताओं द्वारा, और क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष की अवधि के लिए इनको छूट प्रदान किया जाएगा कि आप ले जाइए और आप उसको दिखाइए और दिखा करके नए वाहन लीजिए तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। तो इससे संबंधित जो बातें थी आप लोगों ने समझ लिया। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन के संदर्भ में बात करें तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन की शुरुआत की है। अब ये क्या है, इससे संबंधित और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसको देख लीजिए। हमारे देश में ऊर्जा की मांग है ही, और हम अपनी ऊर्जा की लगभग 80 से 85% आवश्यकताओं को आयात से पूरा करते हैं। उसके माध्यम से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी होता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव भी पड़ता है, और हम ये चाहते हैं कि रुपये का हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करें, ठीक है। तो रुपये का वैश्वीकरण करने के, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए हमें इस दिशा में भी प्रयास करना होगा। तो अभी क्या कहा गया है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बढ़ ही रहा है और उसको बढ़ाने का प्रयास किया ही जा रहा है। वर्ष 2030 तक 500 और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का विकास किया जाएगा, का ट्रांसमिशन करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करेंगे और क्षमता का ट्रांसमिशन भी करेंगे, ठीक है। 2032 तक कहा गया है कि 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को हम पूरा कर लेंगे, किससे? इसके माध्यम से, ठीक है। इंटर रीजन ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ा करके कहा गया है कि 2032 तक हम 168 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने कई बार यूट्यूब पर डिस्कस किया है, तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों की विद्युत से जुड़ी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना। सीमा पार इंटरकनेक्शन जैसे नेपाल, भूटान आदि को भी इसमें शामिल करने की भी बात कही गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। और निधि कंपनी का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आसान हैं, समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कुछ दोस्त हैं, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में ऐसे बात कर लीजिए कि कुछ लोगों ने मिल करके यहाँ पर फंड इकट्ठा, आप लोगों ने समझा होगा किट्टी पार्टी महिलाओं का होता है, और कुछ लोग जा कर के कमेटी जमा करते हैं, तो उसी से संबंधित है। यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 200 सदस्य हो सकते हैं, और 200 सदस्यों ने मिलकर के यहाँ पर पैसा जमा किया, और उन्हीं 200 सदस्यों में से किसी एक, मान लीजिए निरहु, घुरहु, कतवारू जो भी हैं, इस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, इनको इन्होंने पैसा दे दिया, और फिर यहाँ पर सभी लोग जमा कर रहे हैं,
एक सदस्य को ज़रूरत है, यहाँ से लोन मिला और फिर ये लोन चुका देंगे, तो इससे इनकी जो ज़रूरतें हैं, फंड की ज़रूरतें हैं, वो फंड की ज़रूरतें यहीं से पूरी हो जाएंगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने सदस्यों से ही पैसा ले रहे हैं और अपने सदस्यों को ही दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने धोखाधड़ी, अब इसमें धोखाधड़ी तो हो सकता है, कमेटी आपने जमा किया और सभी का पैसा एक कोई सदस्य लेकर के भाग गया और जिस व्यक्ति को दिया गया वो लापता लेडीज हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही थी या कोई कंपनी है जो धोखाधड़ी कर रही है, उस पर शिकंजा कसने का प्रयास किया गया है। निधि कंपनी की बात करें तो किसके तहत पंजीकृत होता है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये पंजीकृत होता है। नियमों का पालन, यानी कि निधि कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा 2024 में जारी किए गए निधि कंपनियों के नियमन से संबंधित जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, किया जाता है। नियमों में संशोधन 2022 में भी किया गया था। इससे संबंधित कुछ और बातें, निधि कंपनियों का उद्देश्य क्या है, सदस्यों में मितव्ययी होने का कार्य करते हैं। बचत की आदत को ये विकसित करते हैं कि आप बचत करिए और फिर आपकी ज़रूरतें, सदस्यों से ही जमा राशि स्वीकार करना, आपसी लाभ के लिए उधार देना, यानी कि जो ऋण दिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुख्य मानदंड क्या है, तो न्यूनतम 200 सदस्य हो सकते हैं, 10 लाख या उससे अधिक की निवल स्वामित्व वाली निधि होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ें कुछ और। ISI मार्का के संदर्भ में केंद्र सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से स्टेनलेस स्टील और रसोई के जो एल्यूमिनियम बर्तन हैं उनके लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क अनिवार्य कर दिया है कि ISI मार्का। आप लोग जाते हैं तो आप कहते हैं हॉलमार्क होना चाहिए, है या नहीं है, ISI मार्का आप ज़रूर देखते हैं, यानी कि ये बताता है कि उस उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो बेहतर है, सेफ्टी मानकों पर या सेफ्टी मेज़र पर वो खरा उतरता है, इसीलिए उस पर ISI मार्का लगा हुआ है। आगे ISI मार्का के संदर्भ में कुछ उत्पादों का गुणवत्ता मानक है, कुछ उत्पादों का जो इसमें शामिल हैं किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। और ये भी ध्यान रखिए मार्क क्या कहता है, गुणवत्ता की, उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देता है कि अगर ISI मार्का लगा हुआ है आपके घर में जो प्रेस है तो इसका मतलब आप सेफ हैं, अनटिल अनलेस हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की बात कर लें, इसी के तहत यह अनिवार्य भी किया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से उत्पाद शामिल हैं, स्विच, मोटर, हीटर, किचन उपकरण, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, चिकित्सा उपकरण, इस्पात व लौह उत्पाद, खिलौने आदि सभी इसमें शामिल हैं। इसके बारे में भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बात करें, भारत की राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली ये संस्था है, स्थापना 2016 में हुई थी BSI अधिनियम के तहत। उद्देश्य क्या है, तो वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन कार्यों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। इसके अलावा BSI के कुछ अन्य मार्क हैं जो हॉल मार्क है या इको मार्क है, बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की शुद्धता और उत्कृष्टता को बताता है हॉल मार्क, ठीक है। और इको मार्क यानी कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है और उसकी लेबलिंग वहाँ पर की गई है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़िए, एक और न्यूज है ग्रीन सूट। ग्रीन सूट का मतलब क्या है, ये बताता है कि अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्रक है, ठीक है, कोई अर्थव्यवस्था या उसका क्षेत्रक मंदी के बाद, मंदी उसमें थी और मंदी के बाद वह धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। तो ट्रेड साइकिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए, RBI के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं जिनकी डेली लाइफ में डिमांड होती है, आगे बढ़ेंगे। जैसे ये महंगे भी होते हैं, डिटर्जेंट की बात कर लीजिए, टॉयलेटरीज, दांत साफ करने के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, डेली लाइफ में इनकी डिमांड होती है। इसी को कहा गया है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए ये क्या कहा गया है, ग्रीन सूट की भूमिका निभा रही है। तो ये कौन कौन से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो मंदी देखी गई थी अब धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो उच्च टर्नओवर वाले उपभोक्ता, ये पैकेज्ड फूड हैं, ऐसा सामान जिनका कम समय में उत्पादन भी होता है, वितरण भी होता है, मार्केटिंग और उपभोग भी होता है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने देख भी लिया। चलिए आगे बढ़ें और
एक न्यूज़ ये क्या कह रहा है, इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ये क्या है, तो इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के जरिए फिनलैंड कहा है कि अलग अलग जो विकसित देश हैं उनको सहायता दे रहा है। अच्छा, सहायता तो दे रहा है, ये क्या है, अब इसके माध्यम से क्या करेंगे, तो इसके ज़रिए देखिए जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देशों से संबंधित एकमात्र यह बहुपक्षीय साझेदारी है। यहाँ से आयात निर्यात जो अल्प विकसित देश हैं उन अल्प विकसित देशों को व्यापार से जोड़ना, व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ाना, और उसी से संबंधित है इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। अच्छा, इसमें शामिल कितने देश हैं, तो 51 देश हैं। उद्देश्य क्या है, व्यापार के माध्यम से जो गरीब देश हैं उन गरीब देशों से जब आप व्यापार करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ने के साथ साथ उनकी क्षमता भी बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो गरीबी में कमी आएगी। साथ ही साथ विकास और सतत विकास के लिए सहायता देना, अन्य संगठन भी शामिल हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और WTO भी शामिल है, जो कि व्यापार से संबंधित बात हो रही है, तो WTO तो शामिल होगा ही होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ट्रस्ट फंड मैनेजर के रूप में संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय भी इसमें शामिल है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।